दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाना कितना मुश्किल है? क्योंकि जितने भी लोग उसमें पैसा लगाते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग हमेशा ही लॉस में रहते हैं। एक स्टडी के अनुसार सिर्फ 10% लोग जो कि इन्वेस्टर हैं वही स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाते हैं और बाकी के 90% लोग हमेशा लॉस में रहते हैं। इसका जो एक सबसे बड़ा रीज़न है वो है स्टॉक सिलेक्शन का, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि अपना पैसा कहाँ लगाएं। दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि आपका कंपटीशन है बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, उन MBA, उन PhD स्टूडेंट से जो कि बिजनेस और फाइनेंस को स्टडी करके आए हैं कॉलेज में। उनके पास आपसे कई ज़्यादा नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है, प्लस उनके पास मिलियंस बिलियंस हैं अपने पोर्टफोलियो में मैनेज करने के लिए, और इतना सारे पैसे के साथ हमारा प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, जो इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में बहुत ही लंबे समय से प्रॉफिटेबल हैं या फिर प्रॉफिट कमाते आ रहे हैं, उनको देख के आपको यही लगता होगा कि शायद वो लोग बहुत ही लकी रहे होंगे या फिर वो बहुत ही लकी हैं जो कि हमेशा सही स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने ये डायलॉग सुना है या फिर ये स्टेटमेंट सुना है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट? इसका मतलब है कि अपने सारे अंडों को एक ही बास्केट में ना रखें। दोस्तों, क्या आप इसके पीछे का रीज़न जानना चाहते हैं? मल्टीपल स्टॉक जो हैं आपके रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स कहता है कि अगर आप एक स्टॉक की बजाय सिर्फ 2 स्टॉक खरीद लें तो आप जो नॉन मार्केट रिस्क है उसको 46% तक कम कर सकते हैं, और अगर आप 2 की जगह यहाँ पे 4 स्टॉक खरीद लें तो वो परसेंटेज हो जाता है 72%। दोस्तों, सिर्फ एक स्टॉक बढ़ाने से या 2 स्टॉक बढ़ाने से आप इतना रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसी तरह 8 स्टॉक से 81%, 16 स्टॉक से 93%, 32 स्टॉक से 96% और 500 स्टॉक से 99%। पर हम रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना पैसा नहीं होता कि हम इतने सारे स्टॉक्स खरीद सकें। तो दोस्तों, कैसे हम उन बड़े कॉर्पोरेट के अगेंस्ट प्रॉफिट कमा सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा आपको इस बुक समरी जिसका नाम है यू कैन बी ए स्टॉक मार्केट जीनियस, जो कि लिखी है जोएल ग्रीनब्लैट ने, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गुड रीड ग्रेट नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी शानदार समरीज देख सकें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जोएल ग्रीनब्लैट, जो कि इस बुक के ऑथर हैं, उनका कहना है कि सबसे बेस्ट और शानदार अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की आपको तब मिलती है जब आप किसी स्पेशल कॉर्पोरेट सिचुएशन को ढूंढ लेते हैं। आगे आने वाले लेसन में हम स्पेशल कॉर्पोरेट सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन से हैं जिनमें आपको सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टमेंट करने की। लेसन नंबर 1, द स्पिन ऑफ। दोस्तों, स्पिन ऑफ उसे कहा जाता है जब एक बड़ी सी कंपनी अपने एक छोटे से सब डिवीजन को अपने से अलग कर देती है और उसे एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनाने की सोच लेती है। दोस्तों, कंपनी ऐसा करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उनका अपना मैनेजमेंट डिसीजन हो सकता है, या फिर कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, या फिर डिमांड की वजह से उन्होंने ऐसा किया हो। तो जब एक कंपनी अपने सब डिवीजन को अलग बना देती है और उसको इंडिपेंडेंट बना देती है, यानी कि अब वो उसका प्रॉफिट लॉस अलग से होगा, उसे स्पिन ऑफ कहा जाता है। दोस्तों, 1963 से 1988 के बीच तक स्पिन ऑफ ने S&P 500 को एनुअली 10% से बीट किया है, हर साल वो भी। तो दोस्तों, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आइए देखते हैं कुछ कारण की वजह से जिनकी वजह से ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी बन जाती है। पहला, इंस्टीट्यूशन डोंट वांट देम। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब भी एक नई कंपनी बन जाती है, जब भी एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनती है, तो इंस्टीट्यूशन उसमें स्टार्टिंग से इन्वेस्ट नहीं करते, पहले उसको एनालाइज करना पड़ता है। और इंस्टीट्यूशन जो है कि ज़्यादातर पेरेंट कंपनी में इंटरेस्ट होता है, सब डिवीजन में। दूसरा, कि जो नया सब डिवीजन है वो बहुत ही छोटा होता है कि इंस्टीट्यूशन उनसे खरीद भी पाए, क्योंकि जब वो बहुत छोटा होगा तो इंस्टीट्यूशन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। इसकी वजह से जो है स्टॉक में काफ़ी डंपिंग होना चालू हो जाती है। डंपिंग यानी कि स्टॉक का प्राइस गिरने चालू हो जाता है। दूसरा रीज़न, नो एनालिस्ट कवरेज। जैसे कि हमने बताया कि ये एक अब अलग कंपनी है, उसका प्रॉफिट और लॉस, उसका स्टेटमेंट, उसका कैश फ्लो सब एक अलग कंपनी के तौर पे देखा जाएगा। क्योंकि ये अब नई कंपनी बन गई है और इसका कोई एनालिसिस भी नहीं हुआ, तो इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टर का या फिर बड़े इन्वेस्टर का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और स्टॉक और गिर जाता है नीचे। तीसरा कारण ये है कि इंक्रीज इंसेंटिव, यानी कि जो इसके ऑपरेटर हैं वो सिर्फ गिने चुने हैं और अब इसको जो है कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि छोटी कंपनी को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है बजाय इसके कि बड़ी कंपनी के। तो जो इसके ऑपरेटर हैं उनका अब कंपनी में मोर कंट्रोल होगा, ज़्यादा कंट्रोल होगा, इसलिए वो उसकी ग्रोथ को ज़्यादा एक्सेलरेट कर पाएंगे।
अगर एक लाइन में बोला जाए तो इन तीनों कारणों की वजह से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इसे सभी बेच रहे हैं और आपको पता है कि ये जल्दी ग्रो कर जाएगी। तो इसलिए जब सब बेच रहे होते हैं तब आप उस पॉइंट पर खरीदते हैं और आपको फ्यूचर में बहुत सारा पैसा मिल जाता है। इवेंचुअली आप इसमें बहुत सारा पैसा कमाते हैं और ये एक आपकी शानदार अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट की। लेसन नंबर 2 है मर्जर सिक्योरिटीज़। दोस्तों ये अगला कॉर्पोरेट सिचुएशन है जिसमें है मर्जर या फिर एक्विजिशन। दोस्तों ये भी एक शानदार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो इसके लिए आपको इसे ध्यान से समझना पड़ेगा। दोस्तों मान लीजिए कंपनी है, बड़ी कंपनी है जिसे हम ABC कह रहे हैं, और दूसरी एक छोटी कंपनी है जिसे हम XYZ कह देते हैं। अब कंपनी ABC का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हम XYZ को एक्वायर कर लेंगे। दोस्तों जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती है तो हम उसे एक्विजिशन कहते हैं, और जब साथ मिलकर काम करती है तो उसे हम मर्जर कहते हैं। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उसके पास पेमेंट के 3 ऑप्शन हो सकते हैं। कंपनी चाहे तो 2 में पे कर दे, चाहे 3 में पे कर दे। पहला है स्टॉक्स, कंपनी पर शेयर के हिसाब से स्टॉक्स में पे कर देती है। दूसरा है कैश, उसकी मार्केट कैप और इवैल्यूएशन को देख के जो भी पेमेंट आती है उसको कैश में पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा मेथड है सिक्योरिटीज़, हर कंपनी के पास उसके बॉन्ड्स, उसके कुछ सिक्योरिटीज़ होते हैं, उसके रूप में भी पेमेंट की जा सकती है। आइए इस मेथड को डिटेल में समझने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को डिटेल में समझने के लिए हम एक बार वापस से पहले एग्जांपल में चलते हैं, जब हमने देखा था कि ABC ने डिसाइड किया है कि वो XYZ को एक्वायर करेगी। मान लीजिए XYZ तब ट्रेड कर रहा था $20 पे, और ABC ने डिसाइड किया कि उसे एक्वायर करेंगे $30 पे। जब कंपनी पब्लिकली इसे अनाउंस कर देगी कि वो $30 में स्टॉक खरीदने वाली है, तो स्टॉक जल्दी $20 से $30 तक पहुंच जाएगा, और जितने भी उस स्टॉक के इन्वेस्टर होंगे उनका पोर्टफोलियो रातों रात बढ़ जाएगा और इन्वेस्टर के बहुत मज़े आ जाएंगे। दोस्तों जब एक्विजिशन प्रोसेस होता है तो स्टॉक्स पे, उनकी सिक्योरिटीज़ पे और कैश पे सबका अलग अलग रिएक्शन होता है। जिन लोगों के पास कंपनी के स्टॉक्स होते हैं वो अपना स्टॉक्स बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशन भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है क्योंकि उन्हें भी कंपनी में इंटरेस्ट होता है, उसके सिक्योरिटीज़ में नहीं। कैश की बात करें तो कैश तो कंपनी का है तो वो कंपनी रख लेती है। अब बारी आती है सिक्योरिटीज़ की। सिक्योरिटीज़ में आते हैं बॉन्ड्स, जैसे कि सीनियर सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स, जूनियर बॉन्ड्स और भी बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं जो कंपनी के पास होता है और उनमें किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए सब उसे बेच देते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड्स के में सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाता है और उसके प्राइस बहुत गिर जाते हैं। तब आप पिक्चर में आते हैं, यानी कि तब आपकी एंट्री होती है और आपने वो स्टॉक फाइंड कर लिया है। आपकी मैथ्स अच्छी है तो इसलिए आप सिक्योरिटीज़ को बाय कर लेते हैं, क्योंकि आप कैलकुलेट करते हैं कि वो हर साल फिक्स 6 से 7% एनुअली रिटर्न देगा, प्लस वो 2032 तक मैच्योर हो जाएगा और फेस वैल्यू देगा $4 तक। यानी कि अगर इस शॉर्ट में बोला जाए तो आप सिक्योरिटीज़ तब खरीदते हैं जब सब उसे बेच रहे होते हैं, और इवेंचुअली वो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देता है, बहुत सारा पैसा कमा के दे। अगला लेसन कोई कॉर्पोरेट सिचुएशन नहीं है, इसमें हमें ये बताया जाएगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। लेसन नंबर 3, रिस्क आर्बिट्राज। दोस्तों पहले 2 लेसन में हमने कॉर्पोरेट सिचुएशन के बारे में देखा। इस पॉइंट पर हम ये देखेंगे कि एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या आपको नहीं करना है। दोस्तों हम पहले वाले एग्जाम्पल को ही देखते हैं, जिसमें ABC ने डिसाइड किया था कि वो XYZ को एक्वायर करेगी। तब XYZ जो है $20 में ट्रेड कर रहा था, और जब ABC ने बताया कि वो $30 में उसे एक्वायर करेगी तो स्टॉक जो है वो धीरे धीरे $30 तक करीब जाता रहेगा और स्टॉक $28 तक चले जाता है। मान लेते हैं कि आपने स्टॉक तब खरीदा और आपने सोचा कि मैं $30 में उसे बेच दूंगा, मेरा प्रॉफिट $2 होगा। लेकिन दोस्तों जो इस बुक के ऑथर जोल ग्रीनब्लैट हैं वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक्विजिशन एक तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। दूसरा ये कि अगर एक्विजिशन जो है कभी फेल हो जाए, मान लीजिए मैनेजमेंट अपना डिसीजन चेंज कर देता है या फिर उनकी कोई पॉलिसी फिट नहीं बैठती है तो उनको एक्विजिशन रोकना पड़े, तो जो स्टॉक वापस 20 से नीचे गिर सकता है। तो जो स्टॉक आपने $28 में ख़रीदा था वो धीरे वापस गिर के अपना $20 तक आ जाएगा, हो सकता है उससे कम में भी आ जाए। तो दोस्तों इसमें अगर हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो आपका जो अपसाइड है सिर्फ वो $2 का है, यानी कि वो 28 से $30 तक जा सकता है। लेकिन जो डाउन साइड है, अगर एक्विजिशन फेल हो जाए तब की बात कर रहे हैं, तब वो $20 से भी नीचे आ जाएगा, यानी कि $10 से $12 नुकसान होगा।
तो दोस्तों इसलिए ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी फेमस कहावत है कि पैसा बचाया इसका मतलब पैसा कमाया। तो इसलिए हमेशा अपने जो आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है उसे सेव करके रखें और हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखें। लेसन नंबर 4, रीस्ट्रक्चरिंग। दोस्तों ये अगला कॉर्पोरेट सिचुएशन है जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों रीस्ट्रक्चरिंग उसे कहते हैं जब एक कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपने एक सब डिवीजन को बंद करने वाली है। दोस्तों हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा हो कि जब कंपनी सब डिवीजन बंद कर रही है तो ये तो बुरी बात है, स्टॉक तो गिरना चाहिए। दोस्तों आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कंपनी है जिसे हम बिग कंपनी कह देते हैं और वो उसके 3 सब डिवीजन है जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं। पहला सब डिवीजन है फार्मा डिवीजन, यानी कि मेडिकल सेक्टर, जिसमें वो मेडिसिन बनाता है, हॉस्पिटल में सप्लाई करता है और मेडिकल स्टोर में सप्लाई करता है। दूसरा है फूड डिवीजन, इसमें हम कोई भी मान सकते हैं कि वो चाहे बिस्किट बनाता हो या चॉकलेट या कैंडी बनाता हो, जो कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर में सप्लाई करता हो। अगला सब डिवीजन है उसका ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें वो ऑटो एंसिलरी पार्ट बनाता हो जो बड़े कंपनी को सप्लाई करें, या फिर ऑटोमोबाइल ही बनाता हो जो नॉर्मल पब्लिक के लिए खुला हो। और मान लेते हैं कि कंपनी जो है ट्रेड कर रही है $40 पे, और अगर हम तीनों सब डिवीजन का कंट्रीब्यूशन देखें तो फार्मा डिवीजन $30 सप्लाई कंट्रीब्यूट करता है, फूड डिवीजन 20 और ऑटोमोबाइल नेगेटिव में $10 कंट्रीब्यूट करता है। तो कंपनी डिसाइड करती है कि वो ऑटोमोबाइल डिवीजन को क्लोज कर रही है। तो दोस्तों सोचिए कि $40 का स्टॉक कहाँ जाएगा। यस दोस्तों बिल्कुल सही, वो $50 पर चले जाएगा। लेसन नंबर 5, हाउ टू एक्ट इन ऑल सिचुएशन। दोस्तों इस लेसन में हम देखेंगे कि आपको सारी सिचुएशन में एक्ट कैसे करना है। दोस्तों चाहे स्टॉक ढूंढने की बात हो या फिर एनालिसिस की बात हो, पहला रूल याद रखिए कि डू योर ओन होमवर्क, यानी कि आपको एनालिसिस खुद करना है, किसी और के भरोसे नहीं रहना। दूसरा, डोंट ट्रस्ट एनीवन। कोई दोस्त आपको स्टॉक टिप्स देता है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर सोशल मीडिया में देख कोई बताता है कि इसमें इन्वेस्ट करो, किसी की बात मत मानो, अपना एनालिसिस खुद करो। पर दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि आपको स्टॉक ढूंढना कब शुरू कर देना है। दोस्तों जब भी आप किसी न्यूज़ में या सोशल मीडिया में हल्का सा आपको न्यूज़ आए कि ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर आप प्रेस रिपोर्ट में पढ़ें या फिर NSE की ऑफिशियल वेबसाइट में कॉर्पोरेट डाटा में आप देखें कि ऐसा कुछ होने वाला है या फिर एनुअल रिपोर्ट में आए, तो दोस्तों आपको तब स्कैन करना शुरू कर देना है। आपको अपना मैग्नीफाइंग ग्लास उठाना है और उसे ढूंढना शुरू कर देना है। आपको डीप रिसर्च करनी है कि एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट ने क्या कहा और सामने वाले के मैनेजमेंट ने क्या कहा, पेमेंट कैसे होने वाली है। और अगली चीज़ आप ये देख सकते हैं कि कंपनी के इनसाइडर हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास हमसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन देखें तो उसमें आप ये देखिए कि इनसाइडर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, और उसके बाद आप कोशिश करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों इनसाइडर में आते हैं प्रमोटर, डायरेक्टर, CEO, डिपार्टमेंटल हेड, प्रमोटर ग्रुप। दोस्तों जब भी आप ऐसे कोई स्टॉक ढूंढ लें, मतलब आपने बहुत रिसर्च किया और आपने स्टॉक ढूंढ लिया, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि गो बिग, यानी कि आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना है उसमें। क्या आप जानते हो 1990s में एप्पल कंपनी को बहुत लॉसेस हो रहे थे। जब 1997 में स्टीव जॉब एप्पल में वापस आए तब उन्होंने कंपनी में इनोवेशन और डिज़ाइन की नई स्ट्रैटेजी यूज़ करना स्टार्ट किया। उस टाइम पर एप्पल के स्टॉक प्राइसेस गिर रहे थे। 2016 में एप्पल का स्टॉक $26 का था। तब वॉरेन बफे ने कंपनी के मैनेजमेंट और इनोवेशन को देखकर उसमें इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट से उन्होंने $90 बिलियन कमाए। इसी तरह राकेश झुनझुनवाला ने भी टाइटन के स्टॉक को $30 में खरीदा था, जो आज $2400 का है। और विजय केडिया ने भी सारा सैनिटरी वेयर का स्टॉक $40 में खरीदा था, जिसकी आज कीमत 6000 से ऊपर है। आपने कभी सोचा है कि बड़े इन्वेस्टर ऐसा क्या देखते हैं स्टॉक्स में जिससे वो इतने अच्छे स्टॉक पिक कर पाते हैं जो इन्हें इतने अच्छे रिटर्न देते हैं? और क्या आप भी ऐसे स्टॉक पिक करना चाहते हैं? तो ये सभी इन्वेस्टर एक अच्छी कंपनी को उनके ग्रोइंग स्टेज में खरीदते हैं, और एक स्टॉक बाय करने से पहले आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि कंपनी अपने कौन से बिजनेस साइकिल में है, और उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड करना चाहिए जो अपने मैच्योरिटी स्टेज में हो या फिर डिक्लाइन स्टेज पे हो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप ग्रोइंग स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं, और जिससे हमें सीखने वाले हैं उस बुक का नाम है पिकिंग ग्रोथ स्टॉक, जिसे लिखा है थॉमस रॉवे जूनियर ने। आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। लेसन नंबर 1, मेक अ गोल फॉर इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट समझने के लिए हम 3 कैरेक्टर देखेंगे। पहला कैरेक्टर है जेम्स। उसने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और उसे एक इंडस्ट्री में जॉब भी मिल गई है, और वो अच्छा भी कर रहा है। उसने ऑनलाइन स्टॉक मार्केट को सीखा है, और कुछ सालों बाद वो अपना जॉब छोड़ के अपने स्टॉक मार्केट का ही काम शुरू कर लेता है। इस काम में उसे बहुत मज़ा भी आता है, तो इसलिए अगर वो 65 साल तक काम भी करेगा तो वो आराम से फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेगा।
हमारे दूसरे कैरेक्टर हैं सुरेश। उसने अपनी इनकम से काफ़ी पैसा जमा कर दिया है और अब वो उसे मज़े करना चाहता है। जब तक वो 40 का नहीं हो जाता तब तक वो रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेगा। वो चाहता है कि जो उसका कैपिटल है वो लंबे समय तक चलता रहे और वो उसे एंजॉय करता रहे। हमारा तीसरा कैरेक्टर है टोनी और उसकी फैमिली। उसे अभी अभी एक बेबी हुआ है और वो अपना घर शिफ्ट करने की सोच रहा है। उसने कुछ पैसे भी जमा किए हैं, लेकिन घर खरीदने के लिए उसे और पैसे चाहिए। जब भी आप इन्वेस्टिंग करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। इन तीनों कैरेक्टर के गोल अलग अलग हैं। जेम्स अपने कैपिटल को ग्रो करना चाहता है, सुरेश को चाहिए कि उसे मंथली कैश फ्लो मिलता रहे और टोनी को चाहिए कि उसका पैसा सेव रहे। तो आपका इन्वेस्टिंग गोल क्या है ये आप उस पेपर में लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। क्योंकि ये तो पक्का है कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो या तो आपको कैपिटल ग्रोथ देगा या कैश फ्लो देगा या कैपिटल को कंजर्व करेगा। आपकी प्रायोरिटी क्या है उसे आपके स्टॉक पिकिंग के क्राइटेरिया डिसाइड होते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करना चाहिए। अगर आपको कैपिटल सेव करना है तो आपके लिए शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स या फिर बैंक डिपॉजिट काफ़ी हैं, पर इससे आपको कम मंथली इनकम या फिर कैपिटल ग्रोथ नहीं मिलेगी। और अगर आपको मंथली कैश फ्लो चाहिए, मंथली इनकम चाहिए, तब आप कॉमन स्टॉक में देख सकते हैं या फिर लो ग्रेड बॉन्ड्स जो कि आपको कैश फ्लो दे देते हैं। और फाइनली अगर आपको कैपिटल ग्रो करना है तो आपको ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि ग्रोथ स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें पिक करके जो कि आपके कैपिटल को आगे आने वाले सालों में 2 गुना या 5 गुना कर देंगे। लेसन नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग साइकिल ऑन इन्वेस्टिंग। जैसे इंसान की एक लाइफ साइकिल होती है, पहले हम बच्चे होते हैं, फिर किशोर, फिर जवान, फिर बुढ़ापा और फिर मृत्यु। उसी तरह कंपनी को भी साइकिल होती है। जैसे कंपनी की मैच्योरिटी या डिक्लाइनिंग स्टेज तब आती है और कंपनी फिर लॉस करना स्टार्ट कर देती है। आपको डिक्लाइन या मैच्योरिटी स्टेज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट करने से पहले हमें उसे इंडस्ट्री को देखना चाहिए। 2 पैरामीटर हैं जिनसे इंडस्ट्री के साइकिल का पता चलता है, सेल्स और नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। जैसे जैसे कंपनी अपनी मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंचती है, कंपनी की सेल्स और नेट अर्निंग जो है कम होती लगती है और कंपनी अपना मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कम नहीं करती, जिसके कारण इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए आपको हमेशा उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी सेल्स और अर्निंग दोनों ही ग्रो हो रही हो। हालांकि कभी कभी एक इंडस्ट्री साइकिल को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कुछ बिजनेस की अपनी एक अलग साइकिल होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ज्वेलरी की डिमांड देखें तो ज्वेलरी की डिमांड शादी और फेस्टिवल सीजन में ज़्यादा होती है और बाकी टाइम पर कम होती है। तो इसलिए हम एक्चुअल सेल्स, हमें प्रॉफिट और ट्रेंड को भी देखना पड़ता है। ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं और रिस्क कम हो जाता है। इसलिए ग्रोथ स्टॉक को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेसन नंबर 3, हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रोथ स्टॉक। एक ग्रोथ स्टॉक वो होता है जो इन्वेस्टर को एवरेज से ज़्यादा रिटर्न देता है और इस स्टॉक को ढूंढने के लिए आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ती है और बहुत सारे स्टॉक को एलिमिनेट करना पड़ता है। 2 टाइप्स के ग्रोथ स्टॉक होते हैं, स्टेबल और साइक्लिकल। जब कोई क्राइसिस होता है तब स्टेबल स्टॉक्स की अर्निंग और डिविडेंड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइक्लिकल स्टॉक्स में फ़र्क पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ग्रेड के स्टेबल स्टॉक्स में। इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो 5 साल की लेटेस्ट अर्निंग है वो पिछले 5 से 10 साल की एवरेज रिटर्न से 50% ज़्यादा होनी चाहिए। करंट ईयर की अर्निंग जो है वो 75% पिछले 5 या 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा, डिविडेंड पर भी यही रूल लागू होते हैं कि डिविडेंड जो है वो अच्छा होना चाहिए और करंट सिनेरियो के हिसाब से कंपनी पर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि फ्यूचर में भी इसकी अर्निंग और डिविडेंड अच्छी ही रहेगी। जैसे मार्केट में इसकी कंपनी की डिमांड अच्छी है या फिर रेपुटेशन अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छा हो। अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल के लिए आता है डिज्नी कंपनी का स्टॉक। अगली बार आती है फर्स्ट ग्रेड साइक्लिकल स्टॉक। इस कंपनी के जो क्राइटेरिया वो हैं कि जब कंपनी अपने पिछले अपस्विंग में थे, यानी कि जब अपस्विंग बिजनेस साइकिल में थे तब वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी और फ्यूचर में भी हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये जो अपस्विंग आएगा अगला वो पिछले वाले अपस्विंग से बेटर परफॉर्म करेगा। और जब कंपनी अपने अपस्विंग में थी तो उसने डिविडेंड दिया कि नहीं दिया, ये सब हमें देखना पड़ेगा और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी ऐसी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम वॉल्वो स्टॉक का देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने सेकंड ग्रेड स्टेबल स्टॉक में। सेकंड ग्रेड स्टेबल में सेम ही क्राइटेरिया होते हैं जो फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, बस इसके फाइनेंशियल वीक होते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो यूएस की एक बायोगाया कंपनी है, उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। और अगला जो क्राइटेरिया वो है सेकंड ग्रेड साइक्लिकल स्टॉक। इसके जो क्राइटेरिया है वो है 5 ईयर की अर्निंग रिकॉर्ड जो है वो होने चाहिए। ऐसे इंडिकेशन फैक्टर होने चाहिए जो कि हमें फ्यूचर में कॉन्फिडेंस दे कि फ्यूचर में इसकी अर्निंग और डिविडेंड अच्छे होंगे। एग्जाम्पल के लिए टेस्ला, ये एक साइक्लिकल स्टॉक है और इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसकी सेल्स भी अच्छी है। आपने ये तो देख ही लिया होगा कि हर टाइप के स्टॉक्स में एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि कंपनी जो है फ्यूचर में
में अच्छा करेगी या नहीं करेगी। तो ये हम एक्सपेक्टेशन डिसाइड कैसे करेंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कंपनी पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, ये जानेंगे हम लेसन नंबर 4 पे। लेसन नंबर 4 है फैक्टर्स फॉर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण एक कंपनी में ग्रोथ होती है। 6 इंडिकेटर हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि ग्रोथ स्टॉक ये है कि नहीं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया है कंपनी अपनी इंडस्ट्री में लीडर होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम ऑटो इंडस्ट्री देखें तो इसमें कुछ लीडर्स हैं, जैसे मारुति हो गई, टाटा हो गई। उसी तरह हर इंडस्ट्री, जो भी कंपनी आप सेलेक्ट करें इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको ये जरूर इंश्योर कर लें कि वो जो है अपनी इंडस्ट्री में लीडर होनी चाहिए या फिर टॉप 3rd में तो होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कंपनी के पास कुछ वैल्यूएबल पेटेंट्स होने चाहिए या फिर कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिससे वो फ्यूचर के कुछ लिमिटेड टाइम तक प्रॉफिट लॉक कर देती हैं और ग्रो करने में भी हेल्प करती हैं। तीसरा क्राइटेरिया है कंपनी के पास एक्सपीरियंस स्टाफ होने चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए लोग उसके एसेट होते हैं। जितने अच्छे लोग होंगे उतनी अच्छी कंपनी रन करेगी। चौथा क्राइटेरिया कंपनी का मैनेजमेंट कैपेबल और प्रोग्रेसिव होना चाहिए, जैसे कि रतन टाटा, इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ उसके मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करती है और जैसे कंपनी का मैनेजमेंट होता है वैसी कंपनी की इमेज भी बनती है। पांचवा क्राइटेरिया है कंपनी के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए कि वो वर्ल्ड मार्केट में एक्सपेंड कर सके। इसका मतलब ये है कि उनके कुछ प्रोडक्ट्स या की डिमांड सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में या कंट्री में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे देश हैं, फॉरेन मार्केट है, उसमें भी उसकी डिमांड होनी चाहिए। जैसे कि कोको कोला, BMW, टाटा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो फॉरेन मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। छठा क्राइटेरिया है कंपनी की सेल्स के साथ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। कुछ कंपनी ज्यादा सेल्स करने के लिए मार्जिन पर कॉम्प्रोमाइज करती हैं, पर अगर आपको एक ग्रोथ स्टॉक पिक करना है तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात जरूर देखनी चाहिए कि जब कंपनी की सेल्स हो तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि कंपनी अपनी मार्जिन कम कर रही है और फिर सेल्स ज्यादा कर रही है। अब लेसन नंबर 5 है फैक्टर कॉजिंग मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। आपको ये तो पता चलेगा कि कौन से फैक्टर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी से दूर रहना है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड बहुत बेस्ट होता है। इसके लिए भी ऑथर ने 6 फैक्टर बताए हैं। सबसे पहला, कंपनी में अगर मैनेजमेंट बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, क्योंकि कंपनी का जो स्टाफ बदलता है, छोटे मोटे जो जूनियर लेवल पर स्टाफ होता है उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कंपनी का मैनेजमेंट बार बार चेंज होता है तो उससे ग्रोथ में इम्पैक्ट आती है, क्योंकि नया मैनेजमेंट जो है वो नए तरीके से काम करता है और पुराने प्लान्स और पुराने जो पॉलिसीज़ हैं वो अधूरे रह जाते हैं। दूसरा कारण है कंपनी के डिक्लाइन का, वो है सैचुरेशन ऑफ मार्केट। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही है, उसकी डिमांड फिक्स है, पर अगर डिमांड फिक्स होगी तो इन्फ्लेशन और रॉ मटेरियल के कॉस्ट के कारण अल्टीमेटली जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। जैसे अगर पहले 1000 लोग प्रोडक्ट को यूज करते थे और अभी भी 1000 लोग ही करते हैं तो इससे स्टॉक प्राइस बढ़ते नहीं है। तो इस कंपनी से भी आपको दूर रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कंपनी जिसकी डिमांड नहीं बढ़ रही है उससे दूर रहें। तीसरा रीजन है जब कोई इन्वेंशन होता है तो पुराने प्रोडक्ट्स की डिमांड खत्म होने लगती है। जैसे फोन के आने से न्यूज़पेपर की डिमांड में कमी होने लगी और ओला और उबर के आने से टैक्सी बिजनेस में भी इम्पैक्ट पड़ा। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि कोई भी इस कंपनी से दूर रहें जो कि आगे इजीली रिप्लेसेबल हो, यानी कि नया टेक्नोलॉजी आएगी तो वो रिप्लेसेबल हो जाए। चौथा रीज़न है इंक्रीज कंपटीशन की वजह से भी एक कंपनी की ग्रोथ जो है रुक जाती है। कंपटीशन ज़्यादा होगा तो लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे, तो कोई भी एक कंपनी जो है वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में डोमिनेट नहीं कर पाएगी और जिससे प्रॉफिट भी कम होगा। अगला फैक्टर है चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है या किसी तरह मार्केटिंग में पाबंदी लगा देती है, तो ये सब फैक्टर भी एक कंपनी को प्रॉफिट देने में रोक देते हैं, यानी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट पड़ता है और कंपनी धीरे धीरे मैच्योरिटी या फिर डिक्लाइनिंग स्टेज में चली जाती है। आखिरी फैक्टर है इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो एयरलाइन इंडस्ट्री को फर्क पड़ता है। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि कंपनी का जो ज़्यादातर डिपेंडेंसी वो रॉ मटेरियल पर ना हो, यानी कि जैसे ही रॉ मटेरियल बढ़े, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़े तो कंपनी के प्रॉफिट पर असर दिखने लग जाए। तो जब भी लोगों को स्टॉक मार्केट या फिर इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ बताया जाता है तो उनके मन में सिर्फ एक ही विचार आता है कि ये जल्दी पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो भी लोग आते हैं उनका मेन मोटिव हमेशा पैसा कमाना ही होता है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के 2 तरीके हैं जिनसे बड़े बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर जिनका आपने नाम सुना होगा वो इन दोनों तरीकों में से एक का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने वॉरेन बफे का नाम सुना होगा, राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा। दोस्तों, 2 तरीके हैं जिनमें से सबसे पहला तरीका ये है कि आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करें, यानी कि जब कोई स्टॉक लो पे हो, यानी कि अपने बॉटम पे हो तब आप उसे बाय कर ले और जब हाई पे हो तब आप उसे बेच दें। हालांकि एग्जैक्टली पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन हाँ, आप मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स पकड़ने की कोशिश ज़रूर करते हैं इसमें। दूसरा तरीका है कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को फाइंड करें, उनको सेलेक्ट करें और फिर उनको इन्वेस्ट करके लंबे समय के लिए होल्ड करके रखें। दोस्तों, वॉरेन बफे ने अपनी 90% वेल्थ जो है वो इन्वेस्टिंग और होल्डिंग से ही कमाई है। वो इन्वेस्ट करते हैं और फिर लंबे समय तक होल्ड रखते हैं।
दोस्तों फिलिप फिशर कहते हैं कि मैं भी सेकंड मेथड को यूज़ करूँगा, फर्स्ट वाले मेथड को वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। फिलिप फिशर कहते हैं कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बड़े बड़े रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आपको तब मिलती हैं जब आप कुछ ऐसी कंपनी जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो अपनी इंडस्ट्री है उससे बेटर परफॉर्म कर रही हैं, जिनका प्रॉफिट और सेल्स इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज से सेम कंपैरिजन से ज़्यादा होता है। तो आप उन कंपनीज को फाइंड करें और उनको आप लंबे समय तक होल्ड रखें, तो वहीं आपको जो आपका पैसा जो है वो 2 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स जो कि मल्टीपैकर की शुरुआत होती है वो आपको ऐसे ही मिलते हैं। फिलिप फिशर अमेरिकन स्टॉक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने एक फेमस बुक लिखी है कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट, दोस्तों जो कि फिलिप फिशर ने लिखी है। आज इस वीडियो में हम 5 लेसन देखेंगे इस बुक से, जिससे हम ये सीखेंगे कि फिलिप फिशर के सोचने का तरीका क्या था, उनका इन्वेस्टिंग का मेथड क्या था। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गुड रीड ग्रेट नॉलेज, जहां आपको हर हफ्ते हाई क्वालिटी की वीडियोस, हाई क्वालिटी का कंटेंट मिलता है। तो दोस्तों अगली वीडियो आपको कौन से उस टॉपिक में चाहिए, कौन सी बुक समझ चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसको बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। पहला लेसन है द 15 पॉइंट चेकलिस्ट। फिशर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं किसी भी स्टॉक में ये 15 पॉइंट ज़रूर चेक करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्या कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस देती है जो कि ग्लोबली एक्सपेंड कर सकती है, जो कि नए मार्केट, नए एरिया में भी एमर्ज कर सकती है, जैसे कि AI, मशीन लर्निंग। दूसरा है डेवलप न्यू प्रोडक्ट। क्या कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जो कि कस्टमर को अच्छा लगे, यानी कि जो ट्रेंड के साथ चले। अगर कंपनी ट्रेंड के साथ नहीं चलेगी तो वो आउटडेटेड हो जाएगी। तीसरा है एफिशिएंट R&D। दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी का कोर होता है। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा नहीं इन्वेस्ट होगा तो फिर कंपनी आगे ग्रो नहीं करेगी। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि सैमसंग कंपनी $14.9 बिलियन अकेले सिर्फ R&D में ही खर्च करती है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लुपिन कंपनी जो कि फार्मा कंपनी है वो $225 मिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करती है, जिसकी वजह से वो नए नए प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी इसलिए अच्छी ग्रो करती है। चौथा है अबव एवरेज सेल्स। एक कंपनी के सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सेल नहीं होंगे तो प्रॉफिट नहीं होंगे। तो कंपनी का जो सेल्स है वो एवरेज से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। पांचवा है हायर प्रॉफिट मार्जिन। सेल्स तो हो गई, अब सेल्स तब होगी, सेल्स में प्रॉफिट तब होगा जब प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, तो एक कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए। छठा है कीप दैट प्रॉफिट मार्जिन। क्या कंपनी उस प्रॉफिट मार्जिन को कीप कर पाएगी, मतलब बनाए रखेगी? उसके लिए क्या वो कुछ मेहनत कर रही है, जैसे कि कॉस्ट कटिंग कर रही है या फिर कोई जो नया मेथड है वो इंप्लीमेंट कर रही है, अपनी मशीनरी सुधार रही है, ऐसा कुछ। सातवां है लेबर रिलेशंस। हम जानते हैं कि कंपनी में काम तो लेबर ही करता है, तो इसलिए कंपनी का मैनेजमेंट है उसका साथ लेबर के अच्छे रिलेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट को लेबर का ख्याल रखना चाहिए ताकि कंपनी जो है वो ग्रो कर सके। 8 पॉइंट है गुड एग्जीक्यूटिव रिलेशन। अगर मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो लेबर ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर पाएगा। 9th है डेप्थ इन मैनेजमेंट। क्या कंपनी सिर्फ एम्प्लॉय से काम ही करवाती रहती है या फिर उनके अंदर टैलेंट भी क्रिएट करती है? अगर एम्प्लॉय ग्रो करेगा तभी जो है कंपनी भी ग्रो करेगी, तो इसलिए ये पॉइंट भी देखना बहुत ज़रूरी है। 10वां पॉइंट है ग्रेट कॉस्ट एनालिसिस। दोस्तों अगर कंपनी का कॉस्ट एनालिसिस अच्छा नहीं होगा तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करें, अपने एसेट्स का सही यूज़ वो तभी कर पाएंगे। 11वां पॉइंट है ग्रेट इंडस्ट्री स्पेसिफिक। क्या उस कंपनी के पीयर इंडस्ट्री से कंपैरिजन में उनकी स्टैंडर्ड ज़्यादा है कि नहीं है, उसके पास कुछ ऐसा स्टैंडर्ड है जो उसे आउट परफॉर्म करा सकता है। 12th पॉइंट है प्रॉफिट रेंज। क्या कंपनी शॉर्ट टर्म रेंज में प्रॉफिटेबल है, यानी कि 2 से 3 साल तक प्रॉफिटेबल रह सकती हैं, और लॉन्ग टर्म में जो कि 10 से 12 साल है उसमें प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी, तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 13 है लो डाइल्यूशन रेस। दोस्तों जब स्टॉक प्राइस में डाइल्यूशन होता है तो उसे स्प्लिट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर की प्रॉफिट में फ़र्क पड़ता है। तो फिशर जो है ये पॉइंट ज़रूर देखते हैं कि आगे जो है डाइल्यूशन की ज़रूरत ना पड़े। 14 पॉइंट है बैड टाइम कम्युनिकेशन, यानी कि क्या कंपनी कुछ ऐसा करती है जैसे कोई रिस्की पोजीशन आ जाती है उनके पास, तो वो उसके बदले कोई अच्छी न्यूज़ दे देती है और रिस्की पोजीशन को छुपा देती है, जिससे क्या है वो असल चीज़ जो रिस्की टाइम है उसको तो छुपा देती है और सिर्फ एक फेक दिखा देती है। 15 पॉइंट है मैनेजमेंट इंटीग्रिटी। दोस्तों फिलिप फिशर कहते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो जो 15 पॉइंट है वो सब बेकार हैं, बाकी 14 पॉइंट देखने की ज़रूरत नहीं है। फिलिप फिशर कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसी पॉइंट को देता हूँ। हमारा अगला लेसन है द स्कटलबर्ट मेथड। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको स्टेप 1 में जो 15 पॉइंट की चेकलिस्ट है वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट में ये सब नहीं बताती, ना कोई ऐसा न्यूज़लेटर है, ना कोई और तरीका है इसे जानने का। तो फिलिप फिशर ने एक तरीका निकाला है जिसे वो स्कटलबर्ट मेथड कहते हैं। आइए उस स्कटलबर्ट मेथड को बहुत अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ कंपनी को रिसर्च करने हैं इन्वेस्ट करने के लिए। मान लेते हैं रिलायंस, मारुति, हुंडई, अमेजोन, टेस्ला, इनमें से किसी भी आपको रिसर्च करनी है। उन 15 पॉइंट की इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछ सकते हैं, लेकिन आप आम जनता से नहीं पूछेंगे, आप पूछेंगे उन लोगों से जो कि कंपनी से रिलेटेड है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली।
जैसे सबसे पहले आप पूछ सकते हैं सप्लायर से कि सप्लायर के साथ कंपनी के कैसे रिलेशन है, उसी से आपको पता लगेगा कि कंपनी में रॉ मटेरियल टाइम पर आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा रिसोर्सेज, कंपनी रिसोर्सेज कैसे यूज़ करती है इनका आपको पता होना चाहिए। तीसरा है R&D, यानी कि आप रिसर्च साइंटिस्ट से पूछ सकते हैं कि कंपनी जो है वो रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा लगाती है ढंग से या नहीं लगाती। चौथा है ट्रेड एसोसिएशन, मार्केट में कंपनी की कैसी वैल्यू है वो आपको इससे पता लग जाएगा। पांचवा एक्स एम्प्लॉयज़, जो कंपनी छोड़ चुके हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि कंपनी का बिहेवियर कैसा था। और इन सबको आप कांटेक्ट करने के लिए आप लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं, या फिर कंपनी के कांटेक्ट मेल में दिया होता है आप उनको मेल आईडी कर सकते हैं, या फिर अगर कंपनी के कोई स्टोर्स हैं उनको जा सकते हैं। नहीं तो अगर आप फेसबुक में हैं तो फेसबुक में आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। पर आपका मेन पॉइंट है कि 15 पॉइंट की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। हमारा अगला लेसन है डिविडेंड्स आर नॉट एवरीथिंग। दोस्तों ये पॉइंट समझने के लिए आपको मेरी कहानी जाननी पड़ेगी। दोस्तों 4-5 साल पहले जब मैं स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नया था तब मुझे नहीं पता होता था कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए किस में नहीं। तो एक बार मैं ऐसे दोस्त से बात कर रहा था तो बातें बातों में मैंने उससे पूछा कि यार कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ, कोई कंपनी बता यार। तो उसने कहा कि यार इस कंपनी में इन्वेस्ट कर ले। तो मैंने कहा क्यों भाई, क्या इसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है? उसने कहा नहीं ये कंपनी जो है डिविडेंड देती है, इसका मतलब ये अच्छा काम करती है। दोस्तों मैंने वो स्टॉक लिया और मेरे को उसमें नुकसान हो गया। हो सकता है कि मैंने चलो गलत एनालिसिस किया होगा, लेकिन पॉइंट ये है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो वो कंपनी जो है बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही है, या कम कमा रही है, या ग्रो करे या नहीं करे। दोस्तों अगर कंपनी जो है वो कम डिविडेंड देती है तो इसका मतलब है कि हो सकता है वो अपने प्रॉफिट को कुछ इन्वेस्ट करें, हो सकता है वो जो है ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए यूज़ करें, वो ग्लोबल एक्सपेंड कर सकती है कि नई मार्केट को भी कैप्चर किया जाए। अगला जो है वो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ कर सकती है कि अपने नए प्रोडक्ट के लिए रिसर्च किया जाए। इसके अलावा वो एम्प्लॉय में भी खर्च कर सकती है कि एम्प्लॉय ग्रो करेगा तभी कंपनी ग्रो करेगी, या फिर कोई नया प्रोसेस में ग्रो कर सकती है, मतलब कि नया मशीनरी ले सकती है। दोस्तों जो यही चीज़ चाहिए होती है कंपनी को ग्रो करने के लिए, सिर्फ डिविडेंड को ही ध्यान रखना। तो फिलिप फिशर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि डिविडेंड से सब कुछ नहीं होते हैं। हमारा अगला लेसन है स्क्रीनिंग ऑफ स्टॉक। दोस्तों क्या आप कभी मछली पकड़ने गए हैं? अगर आपने कभी मछली पकड़ी है तो आप जानते होंगे कि अगर आपको बड़ी मछली पकड़नी है तो आपको अपना कांटा छोटी छोटी मछलियों से दूर रखना पड़ता है, ताकि जो बड़ी मछली है वो चारा खा सके और आप बड़ी मछली पकड़ पाएँ। तो उसी तरह आपको जो स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको छोटी छोटी बेकार की कंपनीज़ को दूर रखना पड़ता है। उसके लिए फिलिप फिशर ने एक प्रोसेस बताया है, आइए हम उस प्रोसेस को ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले आप जो है 250 स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाएंगे। वो बनाएंगे आप गूगल में सिंपल से सर्च कीजिए मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया या फिर इन द वर्ल्ड। फिर आप उन 250 स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। आप 1 बाय 1 उन सब की बैलेंस शीट को देखेंगे, आप उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे, कैश फ्लो को देखेंगे। जब आप ये सब देखेंगे तो स्क्रीनिंग करते करते वो जो 250 स्टॉक्स हैं उनमें से आधे स्टॉक तो ऐसे हट जाएंगे और 50 स्टॉक्स बचेंगे आपके पास। फिर उन 50 स्टॉक्स में अगर आप फिलिप्स के जो 15 पॉइंट की चेकलिस्ट है तो आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि जो 250 स्टॉक का लिस्ट आपको था उसके पास आपके पास सिर्फ 2 और 3 ही स्टॉक ऐसे आएंगे जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों वही स्टॉक होंगे जो आपको मल्टीपैकर बनेंगे, मतलब वही स्टॉक होंगे जो आपको बहुत सारा पैसा कमा के देंगे। यही फिलिप फिशर की प्रोसेस था। हमारा अगला लेसन है व्हाट नॉट टू डू। दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या देखना है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट आता है डोंट ओवर डाइवर्सिफाई। दोस्तों हमने ये सुना है कि अपने सारे अंडों को एक ही बास्केट में ना रखें, लेकिन दोस्तों जब मैं लोगों का पोर्टफोलियो देखता हूँ उसमें 60-70 स्टॉक्स होते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर आप हर इंडस्ट्री में अपने कैपिटल का 10% डाल देंगे तो आप मार्केट कहीं भी जाए हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। दोस्तों लेकिन ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। अगर आप बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि आप सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स में उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा लगा रखा होता है। अगर हम वॉरेन बफे की बात करें तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा कुछ ही चुनिंदा स्टॉक जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, कोको कोला, एप्पल, इन सब में इन्वेस्ट कर रखा है। अगला पॉइंट है डोंट बाय ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस अलोन। सिर्फ प्राइस को ही देख के आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है पेनी स्टॉक इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं, लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक होते हैं वही ग्रो करते हैं। इसके अलावा बाकी सब जो हैं वो पेनी ही रहते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। अगला पॉइंट है डोंट फॉलो मार्केट फैड्स एंड स्टाइल। दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमेशा बहुत सारे फैड चलते रहते हैं। एज ए इन्वेस्टर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी फैड में इन्वॉल्व ना हो। दोस्तों 2 टाइप के फैड्स होते हैं। पहला जिसमें एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्टर हैवीली इन्वेस्ट करते रहते हैं बिना जाने की कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ऐसा हुआ था .com बबल के टाइम पे, जब इन्वेस्टर ने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जितने भी कंपनीज थी उन सब में अंधाधुंध पैसे डाले जा रही थी, और जब बबल बर्स्ट हुआ तो उसके बाद बहुत लोगों को नुकसान हुआ। तो इसलिए आपको किसी भी एनालिसिस करने से पहले आपको देख लेना है कि आप किसी फैड की वजह से तो ऐसा नहीं कर रहे। दूसरे टाइप का फैड वो होता है जिसमें इन्वेस्टर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के स्टॉक्स को सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। इसलिए नहीं कि कंपनी जो है वो लॉसेज में है या फिर फंडामेंटली वीक हो चुकी है, इसलिए क्योंकि उसका फैड चला हुआ है।
एज ए इन्वेस्टर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी फैड में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि आप उसी में इन्वेस्ट करेंगे जो कि आपको फंडामेंटली आपको स्ट्रांग लग रहा है और जिसका आपने अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है। अगला पॉइंट है डोंट गेट ओवरवेल्म बाय रीडिंग एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। दोस्तों जब कंपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती है तो वो जो भी उसमें खामियां होंगी या फिर जो डिफ़िकल्टी फेस कर रही होगी उसको बिल्कुल बैलेंस तरीके से प्रेजेंट करती है। अगर आपको कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स में ध्यान देना पड़ेगा। आपको जो उसके कलरफुल पिक्चर्स होती हैं उनसे आपको डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी जो अपना लॉस है वो भी बिल्कुल बैलेंस तरीके से दिखाती है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस गाइड का नाम है QGLP। दोस्तों ये कोई बुक नहीं है, ये एक रिपोर्ट है जो कि मोतीलाल ओसवाल कंपनी ने रिलीज़ की थी। दोस्तों ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो कि आपको स्टॉक सिलेक्शन करने में बहुत हेल्पफुल करेगा। दोस्तों इसे लिखा था रामदेव अग्रवाल ने। ये बुक का सजेशन, ये रिपोर्ट का सजेशन हमें एक यूट्यूब मेंबर ने दिया था, उसके लिए मैं उसको थैंक यू कहना चाहूँगा। दोस्तों रामदेव अग्रवाल जो है वो फाउंडर हैं इस कंपनी के, और उन्होंने जो 25 साल के एक्सपीरियंस से जो नॉलेज गेन किया है वो उन्होंने हमें इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश की है। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पता लगती है कि टाइम जो है वो अच्छी कंपनी के लिए फ्रेंड होता है और बैड कंपनी के लिए दुश्मन। इसका मतलब ये है कि जो 1995 में टॉप 500 कंपनीज थी उसमें से सिर्फ 100 कंपनीज ने आउट परफॉर्म किया, बाकी या तो बैंकरप्ट हो गई या फिर वो टिक नहीं पाई। दोस्तों QGLP में जो हैं आपके 25 क्वेश्चंस हैं जो कि एक इन्वेस्टर को समझने चाहिए और उनको देखना चाहिए। चेकलिस्ट है वो बेसिकली, जिससे वो स्टॉक का सिलेक्शन कर सकता है। उससे रिलेटेड फ्रेमवर्क्स भी दे रखे हैं। तो दोस्तों क्या है, चेकलिस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप एक ऑर्गेनाइज वे में सोच सकें। दोस्तों इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप वेल्थ क्रिएटर हैं 1995 से 2020 के बीच में। फास्टेस्ट है इन्फोसिस, बिगेस्ट जो वेल्थ क्रिएटर है वो है रिलायंस, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है कोटक महिंद्रा बैंक, और ऑल राउंड वेल्थ क्रिएटर भी कोटक महिंद्रा बैंक है। दोस्तों फास्टेस्ट, बिगेस्ट, कंसिस्टेंट परफॉर्मर और ऑल राउंड वेल्थ क्रिएटर को डिटरमाइन करने के लिए 4 फैक्टर हैं: क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्गेविटी और रीजनेबल प्राइस। दोस्तों इस रिपोर्ट में आपको एक लॉजिकल अप्रोच मिलेगा जिससे आप अगले 25 ईयर्स के लिए 25 स्टॉक्स को सिलेक्ट कर पाएंगे। जिसमें सबसे पहला स्टॉक है, आपको ऑब्जर्व करना है कि पिछले 25 ईयर्स में कौन से स्टॉक थे। तो हमने ऑब्जर्व किया कि वो स्मॉल टू मिड साइज थे, कंज्यूमर फेसिंग थे, प्रॉफिटेबल थे और उनका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था। अगला स्टेप है कि आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है। वो बनाएंगे सबसे पहले साइज़, यानी कि आपको 150 जो है मिड कैप्स हमने ढूंढे जो कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग निकाले, रैंक नंबर 101 से 250 के बीच में। अगला हमने देखा बिजनेस मॉडल, वो कंज्यूमर फेसिंग होने चाहिए, जिसके लिए हमने जो है साइक्लिकल जो होते हैं ऑटो एंसिलरी पार्ट, कैपिटल गुड्स, केमिकल और ऑयल गैस को हमने नेगलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये सब जो है साइक्लिकल चलते हैं, कभी प्रॉफिटेबल होंगे फिर अगले साइकिल में नहीं होंगे। हमने अगला देखा कि वेरी प्रॉफिटेबल होने चाहिए, जिनका ROE जो है 15% से ज़्यादा हो। तो हमारी लिस्ट जो 114 से घट के 63 तक हो चुकी है। नाउ हमने अगला देखा कि बिजनेस पोटेंशियल और मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हम सेल्फ जज करेंगे। तो जो इसमें हमने जज करने के बाद हमारी लिस्ट जो है वो 63 से 28 तक हो गई है। दोस्तों ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। अगला इन्होंने देखा है मार्केट लीडरशिप, यानी कि इसमें से मार्केट के लीडर्स को ही सिलेक्ट किया गया है, यानी कि लिस्ट जो पहुंच गई है हमारी 28 से 13 तक पहुंच गई है। दोस्तों हम सिर्फ टॉप 30 ढूंढेंगे किसी भी सेक्टर की। अगला है वैल्यू माइग्रेशन। जब वैल्यू माइग्रेशन होता है तो सारी कंपनीज को बेनिफिट होता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो हमारी लिस्ट जो 28 से 18 तक पहुंच गई है। अगला है जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है वो बहुत ही रिस्की होता है, इसलिए हम इसमें 6 लीडर्स को ही सिलेक्ट करेंगे बस। तो हमारी लिस्ट जो है वो 18 से 24 तक पहुंच गई है। दोस्तों अब राउंड ऑफ करने के लिए हो सकता है हमने थोड़ी सी गलती कर दी कहीं पे, इसलिए हम इसे 25 मान लेते हैं। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यूएशन को इग्नोर कर लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदेमंद नहीं होता। दोस्तों चेकलिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेकलिस्ट के बाद आप एक ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। दोस्तों आपको 4 टाइप की चेकलिस्ट को हमेशा देखना है। सबसे पहला चेकलिस्ट है बिजनेस चेकलिस्ट, दूसरी ग्रोथ, तीसरी मैनेजमेंट और चौथी प्राइस। इसके लिए अब हम 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बिजनेस चेकलिस्ट। बिजनेस चेकलिस्ट जैसे कि आपको नाम बता रहा है कि बिजनेस के बारे में बताएगा। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है और मैनेजमेंट की हिस्ट्री क्या है, यानी कि मैनेजमेंट कहाँ काम करता था, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मतलब कितने नंबर ऑफ प्लांट्स है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, कंपनी की एज कितनी है, यानी कंपनी कितने सालों से टिकी हुई है। इसके अलावा हम कुछ और भी देखते हैं, जैसे कि कंपनी के मालिक कौन है और कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, यानी कि सिर्फ फैमिली मेम्बर हैं या फिर बाहर के भी हैं।
बेसिकली जो हम इसका फाइनेंशियल भी देखते हैं, बेसिक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखेंगे और स्टॉक परफॉर्मेंस भी देखेंगे। दोस्तों ये सब आपको पता लग सकता है कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से, मीडिया कवरेज, ब्रोकर रिपोर्ट से, या फिर आप NSE की वेबसाइट से भी रिपोर्ट उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको जानना है वो ये है कि क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंडेबल है, क्या आपको कंपनी का मॉडल समझ में आता है। अगर कोई आपसे पूछेगा तो क्या आप उस कंपनी को बिजनेस मॉडल को डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्या आप ये डिस्क्राइब कर पाएंगे कि वो साइक्लिकल है या सेक्युलर है, डोमेस्टिक कंपनी है या फिर ग्लोबल कंपनी है, B2B कंपनी है, B2C है या B2G कंपनी है। दोस्तों इन सब का आपको पता लगेगा कंपनी के इंडस्ट्रीज़ के लोगों से मिलके या फिर इन्वेस्टर रिलेशन टीम से मिलके। अगला क्वेश्चन है, इस कंपनी प्रॉफिटेबल। दोस्तों प्रॉफिट जो है वो हर कंपनी बिजनेस का टारगेट होता है, तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है वो कम से कम 13% जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा होना चाहिए। ये भी आप NSE की वेबसाइट या कंपनी वेबसाइट से जान सकते हैं। हमें अगला सवाल पूछना है कि आर कंपनी ट्रेड फेवरेबल, क्या उसकी कैश फ्लो हेल्दी है। इसको जानने के लिए आपको क्रेडिटर और डेटर की रेशियो देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि कंपनी के पास हेल्दी और प्रेफरेबल कैश फ्लो है या नहीं है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी जो है उसमें सस्टेन नेगेटिव कैश फ्लो नहीं होना चाहिए। और ये सब जानने के लिए आपको कंपनी की बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी और कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। हमें अगला क्वेश्चन ये पूछना है कि कंपनी के कॉस्ट और मार्जिन स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों ये जानने के लिए हम कॉमन साइज एनालिसिस करते हैं। इसमें हम ईयरली सेल्स को 100 मान लेते हैं और उसी के बेसिस पर परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, जिससे कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमें ये पूछना है अपने आप से कि डुओ पॉइंट एनालिसिस कैसा है कंपनी के लिए। डुओ पॉइंट एनालिसिस में 3 चीज़ें आती हैं, प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर और लेवरेज। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको अपनी स्क्रीन में दिख सक रहा है। इससे हम क्या करते हैं, नेटवर्थ निकाल लेते हैं, PAT बाय नेटवर्थ निकाल लेंगे, इसके बाद हमें डुओ पॉइंट एनालिसिस मिल जाता है। अगला क्वेश्चन हमें ये पूछना है कि कंपनी का कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको ये जवाब मिलेगा कि कंपनी के पास कंपटीशन कितना होने वाला है, क्या वो परफेक्ट कंपटीशन होगा, मोनोपोली होगा या फिर ओग्लीपोली होगा। दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी जानना है कि कॉम्पिटिटर हैं कौन। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखें, पेंट सेक्टर में बहुत ही कम कंपटीशन होता है, लेकिन अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों आपको माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस के बारे में पढ़ना चाहिए, जिसकी मैंने समरी बनाई हुई है। दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी जानना है कि क्या कंपनी का प्रोडक्ट ट्रेडेबल है या नॉन ट्रेडेबल है। इसके अलावा ये भी जानना है कि क्या कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो आने वाली टेक्नोलॉजी से सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को पहले लोग बहुत सारे न्यूज़ पढ़ने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अब जो है फ़ोन में ही सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि फ़ोन ने जो है न्यूज़पेपर को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अगला सवाल हमें ये पूछना है कि क्या कंपनी के पास कोई इकोनॉमिक मोट है या नहीं है। दोस्तों लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इकोनॉमिक मोट होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मोट वही चीज़ है जो उस कंपनी को बाकी कॉम्पिटिटर कंपनी से अलग बनाती है, यानी कि हमेशा उसको बाकी कॉम्पिटिशन से आगे रखती है। दोस्तों मोट को हम आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों पुराने ज़माने में राजा अपनी राजकुमारी को एक किले में रखता था और उसके आसपास जो है समंदर में, तालाब में मगरमच्छ छोड़ देता था। तो दोस्तों ये जो मगरमच्छ है यानी कि जो सिक्योरिटी है वो राजकुमारी को बाहरी दुनिया से बचा के रखती थी। इसी को हम मोट कहते हैं। दोस्तों मोट के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी का ब्रांड हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो सकता है, उसका स्विचिंग कॉस्ट हो सकता है, कॉस्ट एडवांटेज हो सकता है। दोस्तों अगर स्ट्रॉन्ग ब्रांड की बात करें तो हम एप्पल को देख सकते हैं, वो एक अच्छा खासा ब्रांड है। पेटेंट की बात करें तो फार्मा कंपनी है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उनका पेटेंट होता है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख सकते हैं और कॉस्ट एडवांटेज में वॉलमार्ट को देख सकते हैं। दोस्तों इन सब के लिए मैंने समरी बनाई है, आप उसे ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि व्हाट इज़ एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड इट्स की ड्राइवर, यानी कि जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसका पोटेंशियल मार्केट साइज़ है क्या, चाहे वो अपनी कंपनी में हो या डोमेस्टिक में हो या फिर इंटरनेशनल में हो। दोस्तों अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अगला सवाल पूछना है कि कंपनी का ग्रोथ प्लान है क्या। इसमें आपको देखना है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए क्या प्लान है, जितने उसके अभी ब्रांच है, जैसे एक ब्रांच मान लो अभी है, वो कितने और ब्रांच खोलने की इच्छुक है। अगली चीज़ हमें देखनी है कि क्या कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, क्या उनके प्लान में कोई नई टेक्नोलॉजी का लॉन्चेस हैं या नहीं है। अगला आपको देखना है कि मर्जर एक्विजिशन का क्या प्लान है, कौन सी कंपनी वो एक्वायर कर रही है, किस में के साथ मर्ज कर रही है और वो नए इंटरनेशनल मार्केट में जा रही है या नहीं जा रही है। अगली चीज़ आपको ये देखनी है क्या मैनेजमेंट हाई इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी का है या नहीं है। ये आप देख सकते हैं कोई शार्प प्रैक्टिस ना हो, यानी कि एकदम से मैनेजमेंट कुछ ना करे कि एकदम से नई फैक्ट्री खोल दी, नहीं, पहले डिस्कस होना चाहिए। उसके अलावा हेल्दी डिविडेंड पे आउट होना चाहिए, यानी कि जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ इंटरेस्ट जो है वो शेयर होल्डर को देना चाहिए। अगली चीज़ है कि क्या मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है या नहीं है। मैनेजमेंट का हमेशा एक क्लियर लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, जैसे कि अलीबाबा का जो अगले 100 साल का प्लान जो है वो तैयार है।
उसी तरह से मैनेजमेंट जो है वो एग्जीक्यूशन में भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बातें बातें कर रहा है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। तो इसलिए आपको ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या एग्जीक्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगली चीज़ आपको ये देखनी है, डज मैनेजमेंट हैव पैशन और ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि क्या मैनेजमेंट के पास पैशन है, मतलब वो जो कह रहा है उसका ग्रोथ माइंडसेट है या नहीं है। अगली चीज़ आपको ये देखनी है कि कंपनी के पास क्या रेशनल एलोकेशन पॉलिसी है या नहीं है, यानी कि जो उसका कैपिटल है उसको उसने इक्वली डिवाइड कर रखा है ढंग से या नहीं कर रखा। ऐसा तो नहीं उसने कहीं जगह पे ज़्यादा दे रखा है, कहीं पे कम दे रखा है। अगला पॉइंट आपको ये देखना है, क्या कंपनी के पास सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है या नहीं है, यानी कि जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेता है, क्या वो ग्राउंड लेवल पर वर्कर उसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो प्लान है वो कभी एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पाएगा, यानी कि वो कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो मैनेजमेंट बोलेगा कि वो उसे प्लांट सेटअप करना है लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो काम होगा ही नहीं, वो डिले होता जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली चीज़ आपको देखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है। दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक जहाँ पर सब फ्रेंडली होते हैं, यानी कि कल्चर जो है बहुत ही अच्छा होता है, उनके मिशन की बातें होती हैं, वैल्यूज़ की बातें होती हैं। और अगला जगह वो होता है जहाँ पे बॉस जो है वो वर्कर से काम करवाता रहता है, बस दबा के, मतलब बिल्कुल ही छुट्टी नहीं देना, ज़बरदस्ती काम कराना और मजबूरी का फ़ायदा उठाना, तो वो अच्छी बात नहीं है। अगली चीज़ आपको ये देखनी है कि क्या कंपनी के पास कोई अच्छा सक्सेशन प्लान है या नहीं है। मान लीजिए कि आपने जिस लीडर पर भरोसा करके अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अगर वो चेंज हो जाए या उसकी जगह कोई बुरा आ जाए तो आपके इन्वेस्टमेंट में फ़र्क पड़ सकता है। अगला पॉइंट आपको ये देखना है, क्या प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है कंपनी पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर अच्छी खासी होल्डिंग है तो यानी कि उनको कॉन्फिडेंस है अपनी कंपनी पे। अगला पॉइंट है कि अगर प्रमोटर जो है वो ज़्यादा प्लेज कर देता है, थोड़ा प्लेज जो है सही चलता है क्योंकि पैसे उठाने के लिए उनको प्लेज करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा प्लेज जो है वो डेंजरस हो जाता है। इसका मतलब उनको अपनी कंपनी पे ही भरोसा नहीं है। अगला पॉइंट आपको ये देखना है कि क्या फाइनेंशियल मॉडल तैयार है या नहीं है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा रेवेन्यू मॉडल क्या है, कॉस्ट मॉडल क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है क्या। 21 पॉइंट है, इज़ इट ए QGL स्टॉक। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक तरह से। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वालिटी ऑफ बिजनेस क्या है, अच्छा है या बुरा है। इसको आप सेल्फ जज कर सकते हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट देख के, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट देख के, कॉम्पिटेंस और ग्रोथ माइंडसेट देख के। अगली चीज़ है जी यानी कि ग्रोथ यानी कि हेल्दी अर्निंग्स है या नहीं है, यानी कि कंपनी जो है प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है। और L मतलब लॉन्ग टर्म, यानी कि सस्टेनेबिलिटी कितनी है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 1-2 साल कंपनी अच्छा ग्रो करेगी फिर नहीं करेगी तो आपका इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा ना। अगला पॉइंट है, क्या वैल्यूएशन रीजनेबल है या नहीं है, यानी कि आप पीयर कंपनी का वैल्यूएशन देख सकते हैं और वैल्यूएशन का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, PE रेशियो देख सकते हैं और इसके अलावा पे बैक रेशियो भी देख सकते हैं, जो कि इसका फॉर्मूला आपने देख लिया है। अगला पॉइंट है कि क्या इनफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है या नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और जो करंट मार्केट प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस। वॉरेन बफे कहते हैं कि जितना ज़्यादा होगा उतना इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। अगला पॉइंट है, क्या स्टॉक में लिक्विडिटी है या नहीं है। दोस्तों लिक्विडिटी की वजह से आप आराम से बड़े वॉल्यूम को आराम से इजीली ट्रेड कर सकते हैं, आप उसे बाय भी कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और हमारा आखिरी पॉइंट है कि अगर आपके जो कंपनी है उसके साथ क्या गलत हो सकता है। पहली चीज़ है बिजनेस रिस्क, दूसरा है मैनेजमेंट रिस्क। बिजनेस रिस्क तो ये है कि अगर मान लो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है या फिर थोड़ा सा रिसेशन पीरियड चला गया तो उसमें क्या है, सभी बिजनेस जो है स्लो हो जाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट भी अफेक्ट कर सकता है। अगला है मैनेजमेंट रिस्क, यानी कि अगर सक्सेशन रिस्क हो गया, कैपिटल मिसलोकेशन कर दिया उन्होंने तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। क्रिस्टोफर मेयर ने 1962 से 2014 के बीच उन स्टॉक्स को स्टडी किया जिन्होंने 100 गुना रिटर्न दिया है। उन्होंने 365 स्टॉक्स की स्टडी किया और पाया कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो सब कंपनीज में कॉमन थे। उन कैरेक्टरिस्टिक को समझ के उन्होंने एक बुक लिखी जिसकी समरी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे 100 बैगर्स बुक की समरी जिसे लिखा है क्रिस्टोफर मेयर ने। इस वीडियो में हम देखेंगे 5 लेसन जिनकी हेल्प से आप एक ऐसा स्टॉक ढूंढ पाएंगे जो 100 टाइम्स ग्रो कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेसन 1 में जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैगर किसे कहते हैं। ये टर्म बैग वर्ड से आया है जो कि बेसबॉल गेम में यूज किया जाता है। 10 बैगर का मतलब होता है 2 होम रन और डबल बॉटम लाइन का मतलब है सक्सेसफुल प्ले। इस बुक का नाम है 100 बैगर, जिसका मतलब है अगर आप वो स्टॉक जिसमें आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे वो आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट दे सकता है। तो ये तो पक्का है कि अगर आप कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ ले तो आपको कभी भी पैसों की टेंशन नहीं होगी। तो चलिए लेसन नंबर 1 जिसका नाम है बाय पपीज। 100 बैगर बनने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि कंपनी मैथमेटिकली एबल होनी चाहिए।
जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और अच्छे एसेट्स। अब आप कहेंगे कि लार्ज कैप कंपनीज जितनी भी हैं जैसे कि एप्पल, रिलायंस, टाटा, टीसीएस और भी बहुत सारे हैं, इन सबके तो फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं। पर एक पॉइंट आपको समझना चाहिए कि अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो ये कंपनीज बहुत अच्छी हैं, पर अगर आपको 100 बैगर ढूंढना है तो वो ये आप इन कंपनीज में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लार्ज कैप जो हैं ऑलरेडी $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ हैं, तो इनका 100 बैगर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। 100 बैगर ढूंढने के लिए आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा और अपने दिमाग को लेके जाइए स्मॉलर कंपनीज यानी माइक्रो कैप कंपनीज में। इनमें वो कंपनीज मिलेंगी जो 10 से 20 टाइम ग्रो कर सकती हैं और फिर भी वो अंडर वैल्यू ही रहेंगी क्योंकि उनके में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगा। वही बनती हैं 100 बैगर्स। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें उन कंपनीज को देखना चाहिए जो बहुत ही अभी छोटे गराज में हैं या फिर छोटी दुकान से शुरू हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी की एक छोटे से गराज से शुरू हुई थी, अमेज़ॉन भी एक छोटे से गराज से शुरू हुई है, स्टारबक्स एक छोटे से दुकान से शुरू हुई थी। जिस तरह ये कंपनी मल्टी बैगर या 100 बैगर बनी है, उसी तरह बहुत सारी कंपनी आज भी हैं जो 100 बैगर बनने की क्षमता रखती हैं। यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 4000 कंपनीज लिस्टेड हैं, पर उनमें से 30% माइक्रो कैप हैं। इंडिया में भी 2000 से ज़्यादा स्टॉक कंपनी लिस्टेड हैं और उनमें से बहुत सारे स्मॉल कैप और मिड कैप में आते हैं। यही वो एरिया है जहां पे आपको आने वाले एप्पल, रिलायंस, टाटा, स्टारबक्स जैसी कंपनीज मिलेंगी। तो आपको बहुत छोटी कंपनी जैसे पेनी स्टॉक्स में भी नहीं देखना, आपको उन कंपनीज को देखना है जिनका जो सेल्स स्टेबल हो। जब क्रिस्टोफर ने उन 365 कंपनीज को स्टडी किया जिन्होंने 10,000% रिटर्न दिया था, उन्होंने पाया कि सबका जो एवरेज सेल्स था वो तो $175 मिलियन का था। क्रिस्टोफर कहते हैं कि अगर आप अच्छे स्टॉक्स चुनना चाहते हैं तो छोटे स्टॉक्स में भी आप एक बेंचमार्क सेट कर लीजिए। आपको उन कंपनी को स्टडी करना है जिनकी सेल्स कम से कम 1 करोड़ की हो। उससे अगर आप छोटे में जाएंगे तो वो पेनी स्टॉक्स रहेंगे, उससे आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही रिस्की होते हैं। लेसन नंबर 2 है 2 गोल्डन इंजन्स। जब क्रिस्टोफर ने पिछले 50 साल के 100 बैगर्स की स्टडी किया तो उन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक और पाया जो कि सब में कॉमन था, ग्रोथ इन ऑल डायमेंशन। ये कैरेक्टरिस्टिक है जो हर उस कंपनी में है जो कि 100 बैगर बनी है, जिसका मतलब है वो कंपनी जिसकी सेल्स भी बढ़ रही है और वैल्यूएशन भी, वही 100 बैगर बन सकती है। अगर आप किसी कंपनी से 100 गुना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, कंपनी की सेल्स बढ़ रही हो और दूसरी, कंपनी का पीई रेशियो भी बढ़ रहा हो। आइए इन दोनों को 1 बाय 1 समझते हैं। पहला इंजन है सेल्स ग्रोथ। एक कंपनी तब ग्रो करती है जब उसकी सेल्स बढ़ रही हो। सेल्स के साथ कंपनी को दूसरी चीज़ें जैसे कि प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू, कैश फ्लो, इन सब में भी ग्रो करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, अमेजन कंपनी की सेल्स तो ग्रो हो रही है लेकिन नेट अर्निंग्स इंक्रीज नहीं हो रही है। जब एक कंपनी की सेल्स बढ़ती है तो 3 चीज़ें ग्रो करती हैं। सबसे पहला है रेवेन्यू। कंपनी की सेल्स बढ़ती है तो उसके साथ रेवेन्यू भी बढ़ता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता है। इससे इन्वेस्टर का ध्यान स्टॉक की तरफ आता है और स्टॉक का प्राइस ग्रो करता है। दूसरी चीज़ है कंपनी की पॉजिटिव सेंटीमेंट। जब कंपनी की सेल्स अच्छी होती है तो वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और जो मार्केट सेंटीमेंट है वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं और इस प्रकार और इन्वेस्टर उसमें पैसा डालते हैं और स्टॉक प्राइसेस ग्रो करता है। तीसरी चीज़ है इंक्रीज्ड वैल्यूएशन। एक कंपनी के स्टॉक प्राइस से कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है। वैल्यूएशन को हम मेजर करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो से, प्राइस टू सेल्स रेशियो से और प्राइस टू बुक रेशियो से। स्ट्रॉन्ग सेल से पीएस रेशियो बढ़ता है और बाद में ये स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ते हैं। दूसरा गोल्डन इंजन है ग्रोथ इन पीई रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो से हम कंपनी की वैल्यूएशन का पता लगता है। इससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। पीई रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अगर हम आसान भाषा में समझे तो प्राइस टू अर्निंग से हमें ये पता लगता है कि एक इन्वेस्टर उस कंपनी में कितने पैसे खर्च करने को तैयार है 1 रुपये कमाने के लिए। जितना ज़्यादा पीई होगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टर को उस कंपनी में कॉन्फिडेंस होगा। एग्जाम्पल के लिए कोई स्टॉक है जिसका प्राइस है $50 और इसके पिछले मंथ जो 12 मंथ का अर्निंग पर शेयर रहा है वो $5 रहा है, तो जो उसका पीई रेशियो होगा वो होगा 50 डिवाइडेड बाई 5 = 10। इसका मतलब है $1 कमाने के लिए हर इन्वेस्टर उसमें $10 पे करने को तैयार है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका पी ज़्यादा होगा तो उसका ही स्टॉक वैल्यूएशन ज़्यादा होगा। इस पॉइंट को क्लियरिफाई करने के लिए हमें सेम इंडस्ट्री के बाकी स्टॉक को पी को भी कंपेयर करना चाहिए कि पीयर इंडस्ट्रीज के बाकी स्टॉक्स का पी क्या है। इससे हमें ये पता लगेगा कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। एग्जाम्पल के लिए कुछ 100 बैगर स्टॉक को देख लेते हैं, जैसे कि आयशर मोटर जो कि एक कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं। 2009 में इस कंपनी का प्राइस था और आज इसका स्टॉक प्राइस है 2900, तो ये 100 बैगर बन चुका है। पेज इंडस्ट्रीज जो कि इनरवियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 2008 में इसका प्राइस था 100 रुपये और आज इसका प्राइस है 37,000, तो
तो ये 370 टाइम्स ग्रो कर चुका है। एक 100 बैगर के लिए आपको ये देखना है कि कंपनी की सेल्स ग्रो हो रही हो और पी रेशियो भी ग्रो कर रही हो, और जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड है वो भी आपको यही सेम रिटर्न होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर एक्सपेक्टेशन करते हैं कि 10 गुना सेल्स बढ़ेगी और 10 गुना पी रेशियो बढ़ेगी, तो 10x इंटू 10x तब जाके बनता है 100x रिटर्न। लेसन नंबर 3 है रोल ऑफ मैनेजमेंट। एक कंपनी रिफ्लेक्शन होती है उसके मैनेजमेंट की। उसका ऑनर कैसा है ये डिसाइड करता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। अगर आपको 100x रिटर्न देने वाले स्टॉक ढूंढने हैं तो आपको उन कंपनी के मैनेजमेंट को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट को जांच पड़ताल करना सीख गए तब आपको स्टॉक सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। जब भी आप इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स देखते हैं तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अच्छा इंसेंटिव मिल रहा है जब वो कोई अच्छा काम करेंगे, यानी कि जब कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी प्रॉफिट करेगी, तो क्या उसका कुछ परसेंट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिलेगा, यानी कि क्या वो प्रॉपरली इंसेंटिवाइज हैं। क्योंकि जब मैनेजमेंट खुश और मोटिवेटेड होता है तो वो अच्छा काम करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम अमेज़न कंपनी को देखें तो जेफ बेजोस ने 30 साल की उम्र में कंपनी स्टार्ट की थी और आज भी वो 12% ओन करते हैं उस कंपनी का। तो आपको इस बात का तो यकीन होगा कि वो अपना पैसा डूबने नहीं देंगे या वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिनसे कंपनी को लॉस हो, जिससे अमेज़न कंपनी लॉस उठानी पड़े और उनका कोई नुकसान हो। और आपको इस बात का भी यकीन होगा कि जेफ बेजोस क्वार्टरली सेल्स टारगेट पूरा करने के लिए कोई पॉन्जी स्कीम या फिर कस्टमर को चूना लगाने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि उस कंपनी का 12% उनके पास है और कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उनको भी उतना ही प्रॉफिट होगा। तो इसलिए वो हमेशा कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रो करने का ही सोचेंगे। एग्जाम्पल के लिए HDFC बैंक 1995 से कंसिस्टेंटली ग्रो करता आया है। इसने 100 टाइम्स रिटर्न दिया है। इसका मेन कारण है कंपनी के CEO आदित्य पुरी, जो कि 2020 में रिटायर हो गए हैं। HDFC बैंक ने फोकस किया डाइवर्सिफाइड रिटेल बैंकिंग में, रिस्क को लिमिट करने में, और जो वो लोन देते थे वो बहुत ही प्रॉपरली जांच पड़ताल के साथ देते थे। इसलिए कंपनी हर इकोनॉमिक साइकिल में सर्वाइव कर पाई है। इसी तरह अगर कंपनी जो है अच्छा मैनेजमेंट हो तो कंपनी जो है हमेशा किसी रिसेशन में भी ढंग से परफॉर्म कर लेती है। तो बहुत सारी कंपनी हैं जिसका से मैनेजमेंट के कारण ही बहुत सारी कंपनी 100 बैगर बन चुकी हैं, जैसे कि इन्फोसिस, एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस। लेसन नंबर 4 है कॉफी कॉइन पोर्टफोलियो। आपने बचपन में अपने अक्सर देखा होगा कि मम्मी पैसों को खाने के बर्तन में या अनाज की बोरी में डाल देती थी और भूल जाती थी। वो तो जब दिवाली की सफाई करते थे या फिर 10 सालों बाद कुछ उससे सामान हटाते थे तब जाके हमें पैसे मिलते थे। ऐसे ही पुराने ज़माने में लोग अपने पैसे और कीमती गहनों को कॉफ़ी कैन में छुपा देते थे और ज़मीन में गाड़ देते थे। यही तरीका है 100 बैगर इन्वेस्ट करने का। जैसे कि एशियन पेंट्स को, जो कि एक लीडिंग पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और इनोवेशन के कारण ये कंपनी कंसिस्टेंट रिटर्न देती आई है। ऊपर से इस एरिया में कंपटीशन भी कम है। कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी है, प्रॉफिट मेंटेन्ड है और अर्निंग ग्रो कर रही है। अगर 10 साल पहले किसी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो सिर्फ 10 सालों में ये 4 टाइम्स ग्रो कर चुकी है और 1986 से आज तक ये 100 बैगर बन चुका है। तरीका सिंपल है कि अच्छे स्टॉक्स पिक कीजिए और उसे भूल जाइए। एक एवरेज 100 बैगर को 26 साल लगते हैं 100 टाइम्स होने में। 100 बैगर बनने के लिए कई साल वेट करना पड़ता है, क्योंकि कई सालों तक स्टॉक जो है सेम ट्रेडिंग जोन में घूमता रहता है और इसलिए लोगों का उसमें ध्यान ही नहीं जाता। जिस तरह एक मछली उसी चारे को खाती है जो चारा हिल रहा होता है, जो मूव करता है, उसी तरह 90% लोग मूविंग स्टॉक को ही पिक करते हैं। इसलिए उनसे 100 बैगर मिस हो जाते हैं। वो एक अच्छा सा स्टॉक पिक करते हैं और वो कुछ महीने तक उसी रेंज में ट्रेड करता है, जिसे हम एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी कहते हैं। वो सोचते हैं कि स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है, पैसे उतने के उतने हैं, तो उसे बेच देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मॉन्स्टर बेवरेज को देखते हैं। एक बार इस कंपनी का स्टॉक 20% गिर गया था और उसके बाद दोबारा 40% भी गिरा है, पर कंपनी के फाइनेंशियल बुरे नहीं थे। तब अगर ऐसे सिचुएशन में स्टॉक को बेच देते तो ये स्टॉक 100 बैगर बन चुका है, तो इन्वेस्टर बहुत पछताते रहते। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर ने कहा है कि इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है वो हम खुद होते हैं, हमारा लालच और हमारा डर। इन दोनों ही इमोशन से बचने के लिए कॉफी कॉइन पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। अपने एक स्टॉक अच्छे से रिसर्च करके खरीद लिया है और उसे आपको भूल जाना है। वॉरेन बफे कहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा उसी को मिलता है जो पेशेंस होता है और उसे छीन लिया जाता है जो बेसब्र रहता है। तो स्टॉक खरीदे और बैठ जाओ, बस यही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, यही एक सिंपल प्रिंसिपल है कि 100 बैगर स्टॉक ढूंढने का। लेसन नंबर 5 है डोंट बॉदर द मैक्रो इंडिकेटर्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि इसी के कारण आधे से ज्यादा लोग स्टॉक्स को सेल कर देते हैं। जब आपने स्टॉक ढूंढ लिया है जिसमें पोटेंशियल है कि वो 100 बैगर बन सकता है, तो ये मत देखिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, फेड क्या कर रही है, आरबीआई की क्या पॉलिसी आई है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती है, कौन सी नहीं, चाइना में ने कौन सा वायरस बनाया है, क्या उसके ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, उसको मत देखिए।
क्योंकि आप देखेंगे कि एक अच्छा स्टॉक भले ही उस टाइम पे थोड़ा गिर जाए पर वो धीरे धीरे अपने असली वैल्यू में आ ही जाता है। इन सबको इग्नोर करके स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करके आपने स्टॉक ढूंढा है। आपने देखा होगा कि कोविड में भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, वो ज़्यादा गिरे नहीं और फिर भी उसके बाद भी वो रिकवर किए हैं, अपने डबल वैल्यूएशन पर भी आ चुके हैं, क्योंकि कंपनी को उसका मैनेजमेंट चलाता है। तो वो ये नहीं देखती कि कंपनी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी जीत रही है, आरबीआई क्या कर रही है, उनको सिर्फ ये होता है कि कंपनी को प्रॉफिट कमाना है। वो तो हमेशा कंपनी को ग्रो करने में लगे रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कंपनी लेते हैं डॉलर ट्री। इस कंपनी का रेवेन्यू 2007 में $3.9 बिलियन था और 2008 में जब रिसेशन था ये $4.2 बिलियन इसकी अर्निंग हुई है। आप सब जानते हैं 2008 में रिसेशन था, इस कंपनी ने रिसेशन में भी 7% का रिटर्न दिया है और उसी दौरान ये स्टॉक का प्राइस $7.5 से $14 तक गया है, यानी कि लगभग 100% रिटर्न। इसलिए मैक्रो इंडिकेटर को देखना छोड़ दें और अगर आपको 100 बैगर ढूंढना चाहते हैं तो मार्केट को टाइम करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कभी भी 100 बैगर ढूंढने के लिए आपको मार्केट को टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको पोटेंशियल स्टॉक को पिक करना है, मैक्रो इंडिकेटर को इग्नोर करना है और चुपचाप उसको बैठे रहना है। समरी के तौर पर हम देख लेते हैं 100 बैगर बुक की समरी, जिसमें हमने तरीके सीखे जिससे हम 100 बैगर स्टॉक पिक कर सकते हैं, उन्हें होल्ड कर सकते हैं और अपने इमोशन को कंट्रोल में रख सकते हैं और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले लेसन में हमने उन कंपनी को ढूंढने के बारे में सोचा जो उनका रास्ता सही है लेकिन उनकी जर्नी अभी बहुत बाकी है, यानी कि माइक्रो कैप्स। हमने पहला स्टेप में ये देखा था कि माइक्रो कैप्स कंपनी जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है उन कंपनीज को ढूंढना है। फिर हमने देखा कि किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए उसकी सेल्स ग्रो होनी चाहिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ग्रो करनी चाहिए, क्योंकि तभी हमें 10x इंटू 10x यानी कि 100x रिटर्न मिलेगा। अगले लेसन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि आपको उसी प्लेन में चढ़ना चाहिए जिस प्लेन में कंपनी का मालिक चल रहा हो। इसका मतलब है अगर कंपनी के ग्रो करने से कंपनी के मालिक या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रॉफिट होगा तो वो कंपनी का कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। इसलिए आपको ज़रूर देखना है कि कंपनी के प्रमोटर के पास या फिर कंपनी के सीईओ के पास कुछ परसेंट स्टॉक्स ज़रूर होने चाहिए। अगले लेसन में हमने देखा कि कभी कभी स्टॉक 10 से 20% गिर जाता है तो हमें इमोशनल होके कंट्रोल नहीं खो देना है। हमें इसलिए ऑथर ने कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के लिए इंसिस्ट किया है, अच्छे स्टॉक खरीदे और उसे भूल जाए। और लास्ट लेसन में हमने देखा कि स्टॉक पिक करते समय कभी भी माइक्रो इंडिकेटर्स को ना देखें, उन्हें इग्नोर करना सीखिए। जैसे कि आरबीआई की पॉलिसी क्या है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, कौन सा वायरस आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सब आपको नहीं सोचना है। बस आपको रिसर्च करके, अच्छे से रिसर्च करके, सेल्स और पी रेशो देख के आपको स्टॉक पिक करना है और उसे बैठे रहना है होल्ड करके। और ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको आप सिखाना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग क्या होती है।